Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us get started with class 10th history, the very first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. In the first video lecture, we have studied about Frederick Sourio's utopian vision and how the utopian vision of the Frederick Sourio was to transform the world from monarchical to democratic and social republics. Before starting, let us recap what we learned during the first video lecture. Let us get started. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेडरिक सूरियो ने एक यूटोपियन विजन दिया था वया पेंटिंग जो प्रिपेयर हुई थी 1848 में, उसने उस पेंटिंग में उसने दर्शाया था कि किस तरह से जो वर्ल्ड है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है या वर्ल्ड जो है ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जो डायनास्टिक रूल है, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो एक ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था, ये किस तरह से ख़त्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा और वर्ल्ड को एक नया कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म मिलेगा जिसमें से वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा नेशन स्टेट्स में। और ये जो शुरुआत थी ये हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और आज वाली चैप्टर में हमने पढ़ना है और आज वाले चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे किस तरह से जो नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा आया, लेकिन इसका जो इनिशियल ओरिजिन पॉइंट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन आज हमारा सब टॉपिक है। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आइडिया ऑफ द नेशन मिलता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। उसके बाद इसका इन्फैक्ट जो था वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी था। कहा जाता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं से कोई एक्सप्रेशन मिला है नेशनलिज्म का, इट वाज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इसके ज़रिए हुआ क्या? इसके ज़रिए ये हुआ ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेन पावर हुआ कि जो सॉवरेंटी था इट ओरिजिनली रेस्ट्स जो सॉवरेंटी था इट ओरिजिनली रेस्ट्स विद द सुप्रीम अथॉरिटी दैट वाज द मोनार्क। नाउ द मोनार्क पोजीशन हैज बीन एबॉलिश्ड एंड पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वाज a body of representatives elected by the active citizens of the France। तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि जो नेशनलिज्म कंसेप्ट था इसका ओरिजिन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आया था उस नेशनलिज्म के ज़रिए जो फ्रांस है वहाँ का जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहाँ की जो ऑटोक्रेसी थी वो एबॉलिश की गई थी और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर, जिसमें से मोनार्की को परमानेंटली बैन किया गया था, टोटली एबॉलिश किया गया था और एक्टिव सिटीजन्स के ज़रिए नेशनल असेंबली को डिज़ाइन किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो पावर था इट रेस्ट्स विद वन इंडिविजुअल, नाउ द पावर हैड बीन ट्रांसफर्ड टू कॉमन पीपल। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है हाउ दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच सोसाइटी वाज क्रिएटेड। किस तरह से जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी थी जो फ्रांस जिस पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, किस तरह से इसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाती है, जिस कलेक्टिव आइडेंटिटी के जरिए वहां पर नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ जाता है। आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। Idea of law patrie, that is the concept of fatherland, law citoyen, that is the concept of citizenship, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a single constitution। That means कि वहाँ पर concept आया law patrie, it is a French term which means the concept of fatherland, and les citoyen, it is also a French term which means the concept of citizenship। इसका मतलब हुआ कि एक कंट्री के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। ये कंसेप्ट्स ये सेंटिमेंट्स वहाँ पर उजागर किए गए और लोगों को पहचान दी गई दैट यू आर द सिटीजन्स ऑफ दिस वेरी कंट्री। सिटीजनशिप के जरिए उनको एक आइडेंटिटी दी गई, उनको एक पहचान दी गई और साथ ही साथ सिटीजन्स बनने के साथ साथ दे वायर told that we are a single community under to be governed by a unified law, that is the constitution। हम एक ही कंट्री के लोग हैं, हमारे पास एक ही तरह की सिटीजनशिप है, and we will be governed by a single set of rights, we will be governed by a single set of laws। और हमारे पास सिटीजनशिप के जरिए से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट आ जाएगा। a set of rights will be given to us।
और हम सिर्फ एक कम्युनिटी है यूनाइटेडली, और हम ये जो हमारी कम्युनिटी है ये एंजॉय करेगी इक्वल राइट्स अंडर ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कंसेप्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो था वो खत्म किया गया, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन जो था वो खत्म किया गया, कंसेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो था वो कंसेप्ट किया गया। ए सिंगल यूनिफाइड कंट्री गवर्नड बाय ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इस कंसेप्ट को वहां पर इंप्लीमेंट किया। इट वाज द फर्स्ट सेंस जिसके जरिए से कलेक्टिव आइडेंटिटी वहां के सिटीजन को दी गई। New tricolor flag was hosted. It replaced the formal royal standard flag of the monarchical form of government. अब दूसरा काम क्या किया गया? नेशनल आइडेंटिटी देने के लिए, एक इंसान या एक कंट्री को पहचान देने के लिए इसका एक नया ट्रिकलर फ्लैग होस्ट किया गया, और इस ट्रिकलर फ्लैग ने रिप्लेस किया जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग होता था ड्यूरिंग द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हमने समझी। और तीसरा, ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी जो हमने पढ़ा था थर्ड स्टेट क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड इट वाज रिनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। इसका मतलब हुआ जो हमने पढ़ा था कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट ने बाइकआउट किया था, प्रोटेस्ट किया था, और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया था नेशनल असेंबली। और वही कहा जाता है हमें कि अब स्टेट्स जनरल, ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी, इसको इलेक्ट किया जाता है एक्टिव सिटीजन्स के जरिए, और इसको फाइनली रिनेम किया जाता है नेशनल असेंबली। सेम इन द केस ऑफ इंडिया, जिस तरह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही कहलाता है नेशनल असेंबली। तो यहां पर हमने ये समझना है कि यहां पर कंसेप्ट आता है एक्टिव सिटीजन्स का। इसका मतलब यह था कि फ्रेंच सोसाइटी में अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट नहीं आया था, बल्कि लिमिटेड फ्रेंचाइज था। पॉपुलेशन पॉलिटिकल राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑफ टैक्स, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रेंचाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमेन्स को नहीं दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रेंच सोसाइटी वाज कैटेगराइज्ड इनटू टू सेक्शंस। एक सेक्शन को कहा गया कि आप एक्टिव सिटीजन्स हो, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल थे, और दूसरे सेक्शन को कहा गया कि पैसिव सिटीजन्स हो, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। यहां पर हमने ये समझना है कि ये जो नेशनल असेंबली यहां पर इलेक्ट की जाती है, इसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही पार्टिसिपेट करने का राइट होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमेन्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और एक काम किया जाता है, न्यू हाइमंड्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। नेशनल सॉन्ग्स को डिक्लेयर किया गया, नेशनल एंथम को डिक्लेयर किया गया, नेशनल मेमोरीज को याद किया गया। और ये किस लिए किया गया? ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ओथ्स टेकन, हलफ लिया गया दैट वी विल वर्क फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, वी विल वर्क फॉर द सॉवरेंटी ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, वी विल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। और ये सब जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बाउंड बनाया गया हर एक पॉलिटिकल अथॉरिटी पर। मार्टियर्स कमेमोरेटेड, हर एक वो इंडिविजुअल, हर एक वो फ्रीडम फाइटर जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी जान दी, और उनके दिनों को याद करने के लिए, उनके डेज को, उनकी जो उस दिन जिस दिन वो यहाँ से चले गए थे उस दिन को रिवॉल्यूशनरी डेज डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये था कि जो भी इंडिविजुअल जिस इंडिविजुअल की जो भी कंट्रीब्यूशन थी, उस कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए उनकी यादों को मेमोरीज में रखा गया, और लीगली इन डेज को रिवॉल्यूशनरी डेज करार दिया गया। Central administrative system was put in practice, uniform laws for all citizens. That means originally regionalism was encouraged. यहाँ पर local rulers हुआ करते थे, लेकिन उस सिस्टम को अब abolish किया गया, discourage किया गया। एक यूनिफाइड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी वाज सेट अप, जिसके जरिए से यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए फॉर द होल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी एंड फॉर ऑल द फ्रेंच सिटीजन्स। इंटरनल कस्टम बैरियर्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विच वर एक्सट्रैक्टेड, these were abolished and a uniform weights and measures were adopted. इसका मतलब हुआ जो इंटरनल कस्टम बैरियर्स थे, इंटरनल ड्यूज एक्सट्रैक्ट किए जाते थे फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, उनको एबॉलिश किया गया, और एक यूनिफाइड वेट्स एंड मेजर्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को इंप्लीमेंट किया, मकसद इसका ये था कि ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश करना है। एंड यहाँ पर हमने और भी एक बात समझनी है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड
रीजनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ रीजनलिज्म को डिस्करेज किया गया। जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रांस में एक लैंग्वेज थी फ्रेंच, इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द होल ऑफ द फ्रेंच नेशन। इसका मतलब हुआ जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी, रीजनलिज्म को ख़त्म किया गया और यहाँ पर एक ही नेशनल लैंग्वेज दैट इज़ फ्रेंच जो पेरिस में बोली जाती थी, इस फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द होल ऑफ द फ्रांस। इसके ज़रिए ये जो हमने पॉइंट समझे, इनके ज़रिए से फ्रेंच सोसाइटी को, फ्रेंच नेशन को कलेक्टिव आइडेंटिटी दी जाती है और इसके ज़रिए से फ्रांस वजूद में आ जाता है। यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट समझा एक्टिव सिटीज़न का। इसका मतलब हमने ये समझा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी फ्रेंच सोसाइटी में सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज था। प्रैक्टिस ऑफ वोट वाज ऑन द बेस ऑफ टैक्स, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमेन वर डिप्राइव्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम राइट टू वोट। अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो क्या था, ये हमें क्या चाहता है, ये हमें क्या सबक देता है, ये फ्रेंच सोसाइटी को क्या मैसेज देता था। रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड इट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म एंड हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रेंच सोसाइटी के रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने कहा कि अब की बार ये हमारा मिशन है, ये हमारी मुकद्दर में है कि हम कोशिश करेंगे जो फ्रेंच सोसाइटी की मैसेज थी, लिबरेशन ऑफ मैसेज, लिबरेशन की, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की मैसेज, ये फ्रांस के, ये यूरोप के बाकी लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अंधेरे से निकालना और हेल्प करना फ्रेंच लोगों की, ताकि वो भी कन्वर्ट हो जाए नेशन स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंच पीपल ने सिर्फ अपनी कंट्री की यूनिफिकेशन के लिए काम नहीं किया, बल्कि जो इनिशिएटिव्स फ्रेंच सोसाइटी को एज ए नेशन स्टेट डिक्लेयर करने के लिए उठाए गए, वही कदम पूरे यूरोप के लिए उठाने का इनका मकसद था और पूरे यूरोप को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना था। अब यहां पर ये कैसे होगा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, ये जो फ्रांस की नेशनलिज्म की मैसेज थी, ये पूरे यूरोप पर ये पहुंचाना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा अबाउट द जैकोबिन क्लब्स, ये भी फ्रेंच सोसाइटी में ही बना था, लेकिन इसने क्या किया, इट प्रोपगेटेड द इक्वलिटी बिफोर लॉ अमंग ऑल द फ्रेंच सिटीजन्स। इसने प्रोपगेट किया कि इक्वलिटी को आम करना है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन, जो भी वायलेशन ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड स्टेट को सहनी पड़ी, वो सभी एक्सप्लॉयटेशन, वो सभी वायलेशन इसने नल एंड वाइड करार दी और इंप्लीमेंट किया इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहां पर हमने समझा है कि यहां पर हमने समझना है कि फ्रेंच आर्मी मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली ड्यूरिंग 1790s। अब जो फ्रेंच आर्मी है ये अपने फ्रेंच टेरिटरी में ही लिमिटेड नहीं रहते हैं, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी लिबरेट करने के लिए कदम उठाते हैं और निकलते हैं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली ड्यूरिंग 1790s। ड्यूरिंग 1797 वार्स क्या होता है, नेपोलियन इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द फ्रेंच आर्मी, ये इमर्ज होता है फ्रेंच आर्मी का लीडर। और इन वार्स के रिजल्ट क्या निकलता है कि जो नेपोलियन के अंडर फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द नेशनलिस्ट आइडियाज टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। जो फ्रेंच आर्मी थी ये अंडर द नेपोलियन लीडरशिप, ये जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है फ्रॉम फ्रांस टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। मकसद इसका ये था कि जो फ्रेंच सोसाइटी के कदम थे, जो फ्रेंच सोसाइटी में इनिशिएटिव्स लिए गए नेशन स्टेट को बनाने के लिए, उन्हीं कदमों को फिर से दोहराना था और पूरे यूरोप को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना था। और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, दिस फ्रेंच आर्मी वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ होल ऑफ यूरोप as were declared as the harbingers of the liberty। फिलहाल के लिए नेपोलियन एरा इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर नेपोलियन एरा स्टार्ट हो जाता है। वो सब कुछ हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में, लेकिन पहले हम एक बार इसको फिर रिकैप करते हैं कि हमने आज वाली वीडियो लेक्चर में क्या समझा। हमने समझा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो यूरोप में कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है ये आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, क्योंकि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट मिलता है यूरोपियन कंट्रीज को। कहा जाता है द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म था इट वाज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन पोजीशन होता है फ्रॉम मोनार्क टू ए बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, टू एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन called as the National Assembly।
तो यहाँ पर क्या होता है, कहा जाता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी इनको कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरह से मिलती है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच सोसाइटी वाज क्रिएटेड। सो द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, इट इज द कंसेप्ट ऑफ फादरलैंड, लॉ सिटी ऑन कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, इट emphasizes the notion of a unified community enjoying equal political rights under a single constitution। It means कि इंडिविजुअल्स के पास होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ फादरलैंड, इंडिविजुअल्स को होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, सो दैट वो सोचेंगे कि हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी है और ये जो सिंगल कम्युनिटी है इसको यूनाइटेडली बाय ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न किया जाए। और वहाँ पर ट्री कलर फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ये रिप्लेस करता है फॉर्मर जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था ड्यूरिंग द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी डिक्लेयर की जाती है, इस स्टेट्स जनरल को लास्ट पर कन्वर्ट किया जाता है नेशनल असेंबली को एक्टिव सिटीजन्स के जरिए इलेक्ट किया जाता है। National anthems, national songs, national days, oaths were taken, and most importantly, the persons who had laid down their lives for the unification, for the concept of nationalism, for the freedom, for the abolishment of the monarchical form of government France, उनकी जो यादें थी उनको ताज़ा करने के लिए उनके डेज को revolutionary days याद रखा गया। And internal custom barriers, these were abolished, and uniform weights and measures were implemented, and most importantly, to discourage the regional dialects were discouraged, and only the French language, as it was the most common language spoken in the Paris, was declared as the new language of the whole of the France। and the objective of the French revolutionaries was, the revolutionaries of the French society जो थे, they declared that it is our mission now on to carry forward the message of the nationalism of France to other European countries। most importantly, during the French revolution, Jacobin clubs were established and they propagated equality before law। and यहाँ पर हमने यही भी समझना होगा, जो फ्रेंच आर्मी थी, it moved to other European countries, particularly Holland, Belgium, Switzerland, Italy during 1790s, and under the Napoleon era, French army began to carry forward the idea of nationalism to other parts of the Europe। in this way we can say कि पूरा जो यूरोप था वो कन्वर्ट होने जा रहा था नेशन स्टेट में, और ये जो फ्रेंच आर्मी थी पहले इसको वेलकम किया जाता था एज द हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी। लास्ट पर इसकी दास्तान चेंज हो जाती है, वो कुछ हम पढ़ते हैं सेकंड वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड ऑल।